अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द रियल एकेडमी। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक इफ़ेक्ट्स ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑन स्पीड ऑफ साउंड को। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डेंसिटी एंड मॉइस्चर, इनका इफ़ेक्ट स्पीड ऑफ साउंड पर। आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे पहले प्रेशर, कि प्रेशर बढ़ाने से हमारी जो स्पीड ऑफ साउंड है उस पर क्या इफ़ेक्ट होता है। बात हम कर रहे हैं जब एयर की, गैस की, तो हम हमेशा से जब किसी गैस को डिस्कस करते हैं तो हम एक इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात करनी है, जिसको हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, जो आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रही है, ठीक है। तो आइडियल गैस इक्वेशन होती है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, एंड n इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। आइडियल गैस है और हम बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स क्या है, 1। तो इक्वेशन बन जाती है पी वी इज इक्वल टू आर टी। P is pressure of the gas, V is the volume, R is general gas constant and T is the temperature of the gas. V वॉल्यूम को फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है, जैसे हमें पता है डेंसिटी जो होती है वो होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहीं से हम वॉल्यूम निकाल लेंगे कि वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस पर यूनिट डेंसिटी। तो V की वैल्यू जब हमने पुटअप की पी वी इज इक्वल टू आर टी के अंदर, तो बन गया हमारे पास पी एम ओवर रो इज इक्वल टू आर टी। तो यहाँ से P ओवर रो बन गया आर टी ओवर एम। अब ये जो P ओवर रो है जो कि इक्वेशन दे रहा है हमें इज इक्वल टू आर टी ओवर एम, इस वैल्यू को हमने पुटअप कर दिया हमारी प्रीवियस रिलेशन के अंदर स्पीड ऑफ साउंड की, लेप्लास करेक्शन की, कि V इज इक्वल टू गैमा P ओवर रो। गैमा P ओवर रो की जो वैल्यू है वो हमने इस इक्वेशन से इसके अंदर सब्सटीट्यूट की, तो बना गैमा आर टी ओवर एम। और ये सारी की सारी चीज़ें हैं, टी इज इक्वल टू टेम्परेचर, आर इज द जनरल गैस कांस्टेंट एंड एम इज द मोलर मैस। तो अब इस पूरी इक्वेशन में अगर आप देखें तो आपको हमने प्रेशर और डेंसिटी दोनों की जगह रिप्लेस होकर आर टी ओवर पी आ गया। इसका मतलब स्पीड ऑफ साउंड का जो रिलेशन है वो गैमा के साथ है, आर के साथ है, टेम्परेचर के साथ है, मोलर मैस के साथ है, मगर प्रेशर के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं बन रहा। इसका मतलब ये है कि प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो इस स्पीड ऑफ साउंड में कोई फ़र्क नहीं आएगा, सेम रहेगी। हाँ, हम अगर टेम्परेचर को बढ़ाएं या कम करेंगे तो स्पीड ऑफ साउंड में फ़र्क आएगा, वो हम आने वाले भी लेक्चर में देखते हैं कि कैसे। अब हम बात करें प्रेशर की। प्रेशर बढ़ाने का मतलब क्या है, प्रेशर बढ़े साथ डेंसिटी भी रिलेट उसको करना है हमने। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो डेंसिटी है। वो कैसे, लेट्स सपोज आई हैव अ वॉल्यूम, ठीक है, उसके अंदर 4 जो है वो मीडियम के, जो भी गैस है, एयर है, उसके मॉलिक्यूल्स है। लेट्स सपोज मैंने क्या किया, इसकी डेंसिटी अगर बढ़ानी है तो क्या करूँगा, मैं इसके अंदर और जो गैस है उसको इंसर्ट करूँगा। अब जब मैं गैस के मॉलिक्यूल को इंसर्ट करूंगा तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाएगी, मतलब कि मास पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। अब प्रेशर क्या होता है, प्रेशर ये होता है कि फोर्स अप्लाइड बाय द मॉलिक्यूल्स, हम इसके मॉलिक्यूलर थ्योरी में रह के बात करते हैं, फोर्स अप्लाइड बाय द मॉलिक्यूल्स टू द वॉल ऑफ द कंटेनर एंड विद ईच अदर। तो जितने मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे टू द वॉल, और ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे या एक दूसरे के साथ उनके कोलाइड करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो जो आप डेंसिटी बढ़ाते जाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। तो प्रेशर और डेंसिटी का रिलेशन क्या बन गया, डायरेक्ट रिलेशन बन गया। अब ये हमारे पास एक रिलेशन आ गई। अगर मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करता हूँ तो मेरे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, जिसको अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स रूल जो होता है हम कोई ना कोई फिटिंग कांस्टेंट अंदर पुटअप करते हैं। तो P ओवर रो इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये मतलब ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी कि P इज इक्वल टू कांस्टेंट, शॉर्ट फॉर्म लिखी है रो, तो यहाँ से रो डिवाइड हो जाएगा तो P ओवर रो इज कांस्टेंट। इसका मतलब है ये जो रेशो है P ओवर रो दैट विल ऑलवेज रिमेन सेम कांस्टेंट। अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, अब डेंसिटी बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो इससे ये हमें पता लग गया कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर के अंदर प्रेशर का कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब इफेक्ट नहीं करता। अब हम बात करते हैं ये इक्वेशन जब हमने निकाली है फाइनली प्रेशर को पुटअप करने के बाद वैल्यू को, कि V इज इक्वल टू गैमा आर टी ओवर एम। तो अगला हमारे पास जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर, कि अगर टेम्परेचर मीडियम का बढ़ जाए या कम हो जाए तो स्पीड ऑफ साउंड पर क्या फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहले तो हम बात करें गैसेस की, एयर की, ठीक है, मीडियम, सॉलिड और लिक्विड की बात नहीं करें। और अगर हम सॉलिड और लिक्विड की बात करें तो सॉलिड और लिक्विड के अंदर पैकिंग कुछ इस तरीके से होती है कि
सॉलिड के अंदर क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा इनके दरमियान फोर्सेस होते हैं, जिसकी वजह से अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनकी वाइब्रेशंस जो हैं, या कह लो कि इनकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, और लिक्विड की सॉलिड के निस्बत थोड़ी सी स्पेसिंग होती है या फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होती है, और गैसेस की बहुत ज़्यादा इनके दरमियान स्पेसिस होती हैं, या कह लें कि फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने से गैसेस पर सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत तेज़ी के साथ रैंडमली मूव करेंगे। लिक्विड में ऐसे नहीं हो सकता और सॉलिड में ऐसे नहीं हो सकता एज़ कम्पेयर टू द गैसेस। ये आपके सामने स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है। अच्छा, अब ये तो हमें पता लग गया कि for solid and liquid the change in the speed of sound with temperatures is very small, that is why we can neglect it, but for gases हम gases के लिए ऐसे नहीं कर सकते। why? because the change in speed of sound with temperature is very large। ठीक है, अब वो वेरी लार्ज कितना लार्ज है, हम इसको प्रूव करने लगे। हमारे पास ये इक्वेशन है v इक्वल टू गैमा आर टी ओवर एम। इसका मतलब है रिलेशन बनता है, क्योंकि गैमा भी कांस्टेंट वैल्यू है, आर भी कांस्टेंट वैल्यू है, और मोलर मास भी कांस्टेंट है। तो हमारे पास रिलेशन बन गया v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। अब हम दो कंडीशंस बनाते हैं। हम कहते हैं कि हमने एक बार एक्सपेरिमेंट किया, स्पीड ऑफ साउंड मेजर की एट 0 डिग्री सेल्सियस, और फिर हमने स्पीड ऑफ साउंड मेजर की एट किसी टेम्परेचर t डिग्री सेल्सियस। ये t1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और 3 भी हो सकता है, आपकी अपनी मर्जी है। हमने एक जनरल बात कर ली कि t डिग्री सेल्सियस। v नॉट इज द स्पीड ऑफ साउंड है 0 डिग्री सेल्सियस, t नॉट इज द टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस को हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन में। क्यों? क्योंकि केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो 0 डिग्री सेल्सियस को जब केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो हम करते क्या है, हम 0 में 273 को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो वो बन जाता है हमारे पास केल्विन। ठीक है, और वो मैंने नीचे लिख दिए। तो अब ये हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या बन जाएगा, v की जगह मैंने v नॉट पुटअप कर दिया, गैमा कांस्टेंट वैल्यू, आर कांस्टेंट वैल्यू, मोलर मास कांस्टेंट वैल्यू। तो टेम्परेचर की जगह मैंने t नॉट पुटअप करके ये इक्वेशन बना दी, डेवलप कर दी। ऑन द सेकंड हैंड मैं बात कर रहा हूँ कि स्पीड ऑफ साउंड एट सम पर्टिकुलर टेम्परेचर, कोई भी पर्टिकुलर टेम्परेचर इस पर आप फाइंड आउट कर रहे हैं, तो t डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर एट t डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है, t डिग्री सेल्सियस, मतलब कि मतलब है t डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसको सेल्सियस को पहले किसमें कन्वर्ट करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो प्लस 273 तो केल्विन में आ जाएगा। तो यही इक्वेशन को रीराइट किया, यही वैल्यू जो है सब्सटीट्यूट करके, तो v इज इक्वल टू गैमा आर टी ओवर एम। ये इक्वेशन 1 है और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया फॉर सिंप्लिसिटी, ताकि मैं इनकी रेशो मालूम कर सकूं कि कितना फ़र्क आ सकता है इनकी स्पीड के अंदर, मैंने इक्वेशन 1 को 2 पे डिवाइड कर दिया, 2 को 1 पे डिवाइड कर दिया। फॉर सिंप्लिसिटी मैंने किया इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1। ये देखें, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1, मैंने पहले लिख दी इक्वेशन 2 और ये हमारे पास वैल्यू इस तरह लिख दी। अब डिवाइड है, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मैथमेटिक्स का रूल है, जो राइट साइड पर जो भी टर्म होगी उसको आप रिवर्स कर देंगे, मतलब मैथ्स ऊपर आ गया और ये इस तरह नीचे चला जाएगा। तो गैमा से गैमा कट गया, आर से आर कट गया, मैथ से मैथ्स कट गया, और हमारे पास फाइनल रिलेशन रहेगी टी ओवर टी नॉट स्क्वायर रूट के अंदर। स्क्वायर रूट को आप कैसे लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं। और उसके बाद हमने क्या किया, हमने इनकी जो वैल्यूज़ हैं, ये t की वैल्यू और t नॉट की वैल्यू है वो यहाँ पे दी हुई है। t नॉट की वैल्यू क्या है 273 है, t की वैल्यू क्या है t डिग्री सेल्सियस प्लस 273 है। तो मैंने ये पुटअप कर दी, तो जब मैंने पुटअप की तो मेरे पास ये रिलेशन बन गई। अब मैंने क्या किया, मज़ीद सिंप्लिसिटी के लिए क्या किया, मज़ीद सिंप्लिसिटी के ये किया कि मैंने इस जो डिनोमिनेटर है इसको इंडिविजुअल टर्म पर अकॉर्डिंग टू मैथ्स रूल, नॉट माई ऑन रूल, अकॉर्डिंग टू मैथ्स रूल मैंने इनको इंडिविजुअली हर टर्म पर डिवाइड कर दिया। और डिवाइड करने के बावजूद जो मेरी ये प्रीवियस इक्वेशन है और जो मेरी प्रीसीडिंग इक्वेशन, इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, तो t डिग्री सेल्सियस ओवर 273 प्लस 273 ओवर 273, अगर दोबारा मैं इसके एलसीएम दूँ तो मैं देखूंगा मेरे पास यही रिलेशन दोबारा बन जाएगी। लेकिन इससे मुझे सिंप्लिसिटी क्या मिलेगी, मुझे आसानी क्या मिलेगी, मैं जब इसे क्रॉस करूँगा कट जाएगा तो ये रह जाएगा 1 रह जाएगा, और t डिग्री सेल्सियस ओवर 273 और पावर 1/2। अभी इस इक्वेशन बनाने का मकसद क्या था, या मतलब इसका हम करेंगे क्या, आगे हम इस पर लगाएंगे बाइनोमियल थ्योरम, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा हुआ है। बाइनोमियल थ्योरम होता क्या है, लेकिन फॉर द रिवीजन मैंने वो थ्योरम अगेन आपके सामने लिख दिया है। इसको कहाँ तक ले जाते हैं, प्लस इन्फिनिटी, या आप ये कह लें कि आप इसको लेके जाएंगे प्लस, ये है x की पावर n तक। ठीक है, तो अब 1 की जगह 1 ही है और x की जगह क्या है t डिग्री सेल्सियस ओवर 273 और n की जगह क्या है 1/2। जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हायर पावर जो है वो निगलेक्ट हो जाएंगी, मतलब कि सेकंड टर्म के बाद हायर पावर निगलेक्ट। उसकी वजह भी ये है कि जो हमारे पास सेकंड ये वाली वैल्यू है,
ये मज़ीद आने वाले हाई पावर्स की वैल्यू बहुत स्मॉल हो जाएंगी, इतनी स्मॉल कि दैट कैन बी निगलेक्टेड। जैसे कि अगर यहाँ पे देखें समथिंग टी डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाई 273 है, फर्स्ट में क्या आएगा डिवाइड बाई 273 आएगा और नीचे 2 का फैक्टोरियल, तो वैल्यू और छोटी हो जाएगी। मजीद इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है। तो फाइनली आसानी के लिए कह रहे हैं इसका रिजल्ट क्या आएगा 1 प्लस एन एक्स, यहाँ तक आपने लिखने वाला एन एक्स। एन की वैल्यू क्या है 1/2, एक्स की वैल्यू क्या है टी डिग्री सेल्सियस ओवर 273, तो ये मैंने लिख दिया। और यहाँ पे ये बन जाएगा वी नॉट डिवाइड हो रहा है तो राइट साइड पे ले जाऊंगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू वी नॉट मल्टीप्लाई बाई 1 वी नॉट प्लस वी नॉट मल्टीप्लाई बाई टी डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाई 273 मल्टीप्लाई बाई 2 546। वी नॉट इज द स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस और हमें पता है ये होती है 332 मीटर्स पर सेकंड, जैसे हमने पीछे लैप्लास करेक्शन के अंदर इसको हमने सॉल्व किया है, प्रूव किया और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट भी यही आता है। तो हमारे पास क्या बन जाएगी इक्वेशन, ये बन जाएगी v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ये वैल्यू आ जाएगी 332 डिवाइड बाई 546 0.61, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई टी डिग्री सेल्सियस। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड क्योंकि वेलोसिटी है स्पीड है, तो राइट हैंड साइड भी जो पैरामीटर्स हैं ये स्पीड के पैरामीटर्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड ऑफ साउंड किसी भी टेम्परेचर पर, अगर लेट्स सपोज कोई भी टेम्परेचर है, जब आप उसको किसी टेम्परेचर पर चेक करते हैं स्पीड ऑफ साउंड, तो वो 0.61 मीटर्स, कितना 0.61 मीटर्स मोर देन 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, ठीक है, तो वो 0.61 सेंटीमीटर पर सेकंड जो है वो बढ़ जाएगी स्पीड, ठीक है। तो या इसे कह लें कि 61 सेंटीमीटर्स पर सेकंड, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू। अब अगर आपके पास आपको वी नॉट का पता है, अब टी डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है, अगर मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज देयर इज 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, तो 0.61 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1 से क्या बनेगा वी नॉट प्लस 0.61, तो इसका मतलब 0.61 फैक्टर स्पीड ऑफ साउंड बढ़ गया एट 0 डिग्री सेल्सियस की निस्बत कंपैरेटिवली। अगर ये 2 डिग्री सेल्सियस आप टेम्परेचर राइज करते हैं मीडियम का, तो 0.61 मल्टीप्लाई बाय 2, अगर 3 डिग्री सेल्सियस राइज करते हैं तो 0.61 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड सो ऑन। तो अगर हम आपके पास तो इस इक्वेशन से हमें पता लगता है कि आप स्पीड ऑफ साउंड एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर मालूम कर सकते हैं बाय दिस रिलेशन, और आप स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस मालूम कर सकते हैं अगर आपके पास स्पीड ऑफ साउंड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर मालूम हो बाय जस्ट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ दिस टर्म। यहाँ पे प्लस हो रही है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी, तो बन जाएगा v माइनस 0.61 टी डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू वी नॉट, तो यहाँ से आप वी नॉट मालूम कर सकते हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि इफेक्ट ऑफ विंड क्या है, कि हवा चलने से क्या होगा, तो ऑब्वियसली साउंड जो है वो भी किसी खास स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, उसको मैंने v से शो कर दिया, और स्पीड ऑफ विंड को मैंने vm से शो कर दिया। तो जब विंड की डायरेक्शन और साउंड की डायरेक्शन सेम होगी, जैसे कि मैं कहता हूँ लेट्स सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, मतलब कि साउंड की डायरेक्शन है, एंड लेट मी चेंज द कलर, एंड दिस इज द स्पीड ऑफ विंड, ठीक है। तो क्या होगा, इन दोनों का रिलेटिवली इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, ये बढ़ जाएगी, ठीक है, v प्लस वी डब्ल्यू हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे को रीइंफोर्स कर रही है, मदद कर रही है मूव करने में, ठीक है। अगेंस्ट की बात मतलब कि अगर जो ये हमारे पास है, हमारे पास ये स्पीड ऑफ विंड है, ठीक है, और लेट्स सपोज साउंडिंग सोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड जो है, साउंडिंग सोर्स नहीं सॉरी साउंड वेव्स जो हैं इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है विद द स्पीड ऑफ साउंड, तो ऑब्वियसली एक दूसरे को रीइंफोर्स नहीं कर रहे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो आपके पास फाइनल जो इक्वेशन बनेगी, रिलेटिव जो इनकी स्पीड बनेगी वो बनेगी v माइनस वी डब्ल्यू। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन आता है कि हमने v को ही पहले क्यों लिखा, हमने वी डब्ल्यू को क्यों पहले नहीं लिखा, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड इज 332 मीटर्स पर सेकेंड, तो विंड कभी भी मतलब कि पॉसिबल ऐसा कभी हुआ तो नहीं है कि जो विंड है वो स्पीड ऑफ साउंड के साथ ट्रैवल कर रही हो, तो ऑब्वियसली स्पीड ऑफ साउंड इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ विंड, तो इसलिए हमने फॉर सिंप्लिसिटी एंड फॉर इजी मैथमेटिक्स हम बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं, इसलिए v माइनस वी डब्ल्यू। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और अगर आपको इसमें कोई सवाल है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।